वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल ही रही होगी। आपको तो पता है कि हम PT 365 की सीरीज़ को कर रहे थे। हमने 2-3 PT 365 तो ऑलरेडी कवर कर ली है। अब किसकी बारी है? अब बारी है हमारी जो साइंस एंड टेक की PT 365 है उसकी। तो आज से हम क्या करेंगे, आज से हम जो आपकी साइंस एंड टेक की PT 365 है उसको कवर करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी PT 365 को। देखते हैं भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या हुआ है अपने पिछले 365 दिनों में। आज क्या करने वाले हैं मैम, बताओ तो ज़रा। तो आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। भाई ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है? भाई ये तो पूरा जादू है, राइट। जो नेचर ने नहीं किया वो बायोटेक्नोलॉजी ने करके दिखाया है। तो इस जादू को आज हम सीखते हैं। सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी को। मैम ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई, बताओ तो ज़रा। चलो जानते हैं ये क्या है। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा DNA, सबको पता है ना, DNA तो हम लोगों के अंदर होता ही है। तो क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके DNA को ही बदल डालो, ठीक है। उसमें कुछ ऑल्टरनेट कर दो, उसमें कुछ आप बदलाव ले आओ, ठीक है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के DNA को चेंज कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि आपने क्या किया है, उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया है। समझ में आया? क्या है कि डायरेक्ट आप DNA को मैनिपुलेट कर देते हो, किसी के DNA को ही बदल डाला, ठीक है। जो गॉड गिफ्टेड DNA है उसको आपने बदल दिया। आपने कहा नो नो नो, ये मेरी पसंद का नहीं है, मुझे तो इसमें ये चेंज लाना है। आपने क्या किया, उसका DNA को बदल दिया। तो जो DNA को बदला जा रहा है, DNA हो सकता है कि आपने 2, 3, 4 जितने भी ऑर्गेनिज्म के आपका मन हुआ उनके DNA को मिक्स कर दिया है ना, या फिर किसी के DNA को उसमें कुछ आपको कमी लगी तो उसमें आपने कुछ ऐड कर दिया, कुछ कम कर दिया, कुछ बदल दिया। तो ये जो आप DNA के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके साथ में खेल रहे हैं, उसके साथ में आप जो चेंजेस कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वो है आपकी क्या, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब मैम आप ये बताओ कि क्या DNA जो है, हमने जो सुना है कि DNA टेस्ट होता है, तो वो तो DNA टेस्ट तो हमने ह्यूमन का सुना है। क्या ये सब कुछ सिर्फ ह्यूमन के लिए ही है? क्या बेचारे प्लांट्स के साथ हम कुछ नहीं कर सकते? क्या एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इनके साथ में हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं 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 नहीं, हम सबके साथ में कर सकते भाई। हम प्लांट्स के साथ में भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इवन जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमें दिखती तक नहीं है नेकेड आई से, उनके जो आपके DNA है उसमें भी चेंजेस ला सकते हैं। एनिमल्स के DNA में भी चेंजेस ला सकते हैं। अभी चेंजेस लेकर आएंगे तो चेंजेस कौन से लाएंगे? जो हमारी इच्छा के है ना, जो हमें पसंद है, जो हमें चाहिए है, हम वही तो मॉडिफिकेशन करेंगे। वैसा तो है नहीं कि हमें जो पसंद है वो मॉडिफिकेशन कर दें। अब जैसे कि अगर आप चाहेंगे, आप क्या चाहेंगे कि आपके जो बाल है ना बहुत लंबे हो जाए, राइट। आपके अभी बाल बहुत कम हैं और आप बहुत हेयर फॉल हो रहा है, तो आप क्या कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं DNA को मैनिपुलेट कर लेते हैं कि बाल बहुत ब्यूटीफुल से बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ब्यूटीफुल बाल मेरे सिर पर हो जाए। अब आप जब मॉडिफिकेशन करेंगे तो DNA में क्या ये मॉडिफिकेशन कर देंगे कि मैं जितने बाल हैं वो भी खत्म हो जाए, वो टकले हो जाए, चकने, राइट। ऐसा तो नहीं करेंगे ना। आप चाहेंगे कि हमारे बाल और ब्यूटीफुल हो जाए। तो जो हमारी इच्छा चाहिए, जो हमारी इच्छा है, जो हमारा डिज़ायर्ड, हमारी जो रिजल्ट हम चाहते हैं, उसके लिए ही हम क्या करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। अच्छा मैम ये तो बता दिया, लेकिन ये हम कैसे कैसे करेंगे ये तो बता दो ज़रा। कि अब हम, अगर मेरा मन हो गया कि ठीक है मैंने भैया बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है ना, इतनी मेहनत से बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है, हमने जान लिया कि हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना है, ये तो पता चल गया। अब मेरा मन हो रहा है कि मैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन करूँ, तो कैसे कर सकते हैं बताओ तो मैम। ओके मैम आपकी बताएंगी कि मेजर अप्रोचेस क्या है। जेनेटिक एडिटिंग है, जीनोम एडिटिंग है, उसमें आप कैसे कैसे कर सकते थे। सबसे पहले तो बहुत 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 ही फेमस जो आपकी टेक्निक है वो है CRISPR-Cas9, ठीक है। CRISPR-Cas9 क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल्ड स्टडी हम आगे कुछ ही टॉपिक में करने वाले हैं, तो यहाँ पर इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको नाम आपको पता होना चाहिए, ये टेक्निक किसकी है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की है। फिर है कि हम एंडोन्यूक्लियासिस और मेगा न्यूक्लियासिस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसडीएन टेक्निक को भी डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, टेंशन मत लो, आज ही हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो समझ में आया। अच्छा जी, अभी जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है ये जिसका मन हो वो कर सकता है क्या? हमारा मन हुआ कि हमने एक बिल्ली को कुत्ता बनाना है तो हमने बिल्ली को कुत्ता बना दिया, कि ऐसे बना देंगे? नहीं नहीं, इसके लिए कुछ लॉज हैं, कुछ एक्ट हैं, कुछ प्रोसीजर है, ठीक है। उनको वो
हमें मानने पड़ते हैं। जब भी हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, कुछ खुरापाती दिमाग अपना भाई लगाना चाह रहे हैं, तो वो खुरापात करने से पहले हमें क्या करना है, कुछ लॉज, एक्ट, प्रोसीजर हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा, उनके अंडर रहकर ही हम काम करेंगे। पता है ना, ह्यूमन तो अगर उसके ह्यूमन को हम गवर्न नहीं करेंगे, कुछ लॉज ना हो, उसके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस ना लगाएं, तो कभी जंगल ही बन जाएगा ना, बन जाएगा कि नहीं, जंगली बन जाएगा। डिसिप्लिन में रखा जाता है तब ह्यूमन सोशल एनिमल बनता है, वरना तो जंगली जानवर बन जाए। तो अगर हमारे पास में ये लॉज, एक्ट, प्रोसीजर ना हो, कुछ भी हमारे ऊपर गवर्निंग बॉडी ना हो, तो हम तो पता नहीं क्या से क्या करते हैं, है ना। इसीलिए कुछ लॉज, एक्ट और प्रोसीजर बनाए गए हैं। अच्छा जी, कौन कौन से लॉज और एक्ट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है? तो सबसे पहले है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2006, ठीक है, 2006 में ये एक्ट आया है। फिर 1947 में हम आज़ाद हुए, उसके साथ ही साथ में एक एक्ट भी आ गया, क्या है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1947, सीड एक्ट 1968। फिर है आपका प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट 2009। अच्छा जी, 2006 में एक और एक्ट आया है, दैट इज फंसे, कैसे फंस जाएंगे भाई, तो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये सारे एक्ट जो है इनको आपको मानना पड़ेगा, फिर जाकर आप जीनोम एडिटिंग कर सकते हैं। अब जीनोम एडिटिंग बहुत कह पड़ी है मैम आप, जीनोम एडिटिंग आखिर कौन सी बला है जीनोम एडिटिंग, बताओ तो ज़रा। तो जीनोम एडिटिंग में हमारा जो पहला न्यूज़ है, 365 दिनों की बात हो रही है ना, PT 365 नाम ही बता रहा है कि 365 दिनों की यहाँ पर चर्चा करेंगे हम। तो पिछले 365 दिनों में जो न्यूज़ में आई है जीनोम एडिटिंग से न्यूज़, वो क्या है, GM क्रॉप्स। देखते हैं भाई GM क्रॉप्स कौन सी हैं। अच्छा मैम, वो हम सुबह उठते हैं, फिर हम व्हाट्सएप खोलते हैं और उसमें हम GM करते रहते हैं, सबको बैठकर फालतू होते हैं, टाइम तो हमारे पास बहुत होता है, तो हम सबको फ्री में GM बांटते रहते हैं, GM से हमारी तो गुड मॉर्निंग होती है। तो क्या हम यहाँ पर क्रॉप्स को भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं? क्या ये वो वाली क्रॉप्स हैं? क्या ये वो वाला GM है? बताओ तो जरा मैम। नहीं 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 नहीं, वो GM नहीं है। व्हाट्सएप से बाहर आ जाओ, उस दुनिया से, सोशल मीडिया से भी बाहर आ जाओ भाई। हमारा प्रीलिम्स आने वाला है, प्रीलिम्स आने वाला है, तो यहाँ पर GM भी बदल जाएगी। अब GM हमारी गुड मॉर्निंग नहीं रहेगी, यहाँ पर GM का मतलब क्या हो गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अच्छा जी मैम, इतना तो समझ में आ गया, आपने आंखें खोल दी, हाँ भाई ये गुड मॉर्निंग वाली नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ में क्यों आ गई, क्यों पढ़े जा रहे हैं इसको, ये तो बताओ। अच्छा जी सुनो तो, फिर क्यों है ये न्यूज़ में? तो अभी क्या हुआ है कि जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है ना, उसने क्या किया, उसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। ठीक है, उसने क्या कहा कि भाई आप जंगली ना बन जाओ, संभल कर काम करो, उसके लिए हम कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या गाइडलाइंस दी हैं, इन्होंने कहा कि जो जीनोम एडिटेड प्लांट्स हैं, ठीक है, उनकी सेफ्टी को असेस करने के लिए कि वो सेफ़ हैं या नहीं है, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस को इशू किया गया है। 2022 की ही बात है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, अब क्योंकि भाई जो हम जीनोम एडिटिंग कर तो देते हैं, तो हमारे नेचर ने जो दिया है, गॉड गिफ्टेड हमारे जो DNA था, उसमें हमने बदलाव करा कि नहीं नहीं, आप भगवान जी आपने अच्छा नहीं किया है, आपसे अच्छा हम कर देंगे, हम आपसे ज़्यादा पावरफुल हो गए, ऐसा इंसान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, जो भगवान ने DNA बनाया था, हमने उसमें चेंज करके अपना DNA घुसेड़ दिया है, कुछ अपना चेंज ले आए हैं, है ना। अब हो सकता है कि भगवान जी को बुरा लग जाए, है ना, नेचर को बुरा लग जाए, तो हो सकता है कि उसका असर उल्टा ही पड़ जाए, राइट। तो इसके लिए हमें पहले सेफ्टी असेस करनी पड़ती है कि भाई ये जो प्लांट हमने बनाकर रखा है, नया अजूबा बना लिया, तो ये सेफ़ है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैं, इन्होंने गाइडलाइंस दी हैं, ठीक है, कि देखिए आप कि आपने जो भी जीनोम एडिटेड प्लांट्स लेकर आए हैं वो कितने सेफ़ हैं। ठीक है, इसमें कुछ नॉर्म्स थे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि आपको जो GM क्रॉप्स है उसकी रिसर्च कैसे करनी है, वो भी थोड़े से ईजी किए हैं। ठीक है, हाँ जी ठीक है मैम। अच्छा न्यूज़ में और क्या क्या है और बताओ मैम। अच्छा जी, तो गाइडलाइंस ने एग्जेंट कर दिया है कि जो ऐसे जीनोम एडिटेड प्लांट्स हैं जो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, SDN 1 और SDN 2 में आते हैं, उनको क्या है, अब वो मैन्युफैक्चर, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स रूल्स 1989 जो है, इस रूल्स के अंडर ये कवर नहीं होंगे। इतना बड़ा सा नाम है जो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर ये जो रूल्स बने हैं, इन रूल्स के अंडर अब जो SDN 1 और SDN 2 से
जो आपने एडिटेड किए हैं ऐसे प्लांट्स यहाँ पर नहीं आएंगे, उनको हम कवर नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने बताया है। मैम रुको 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 मैम बताओ, आपने यहाँ पर SDN1 SDN2 के नाम लिया है, अब ये क्या है? तो देखो टेंशन मत लो, SDN का पूरा टॉपिक आगे हम कवर करेंगे, तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझो कि ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जीनोम एडिट करते हैं। अच्छा जी, अब ये जान लो कि जो आपका बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, इसने ये रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस को इशू किया है, तो भाई ये है कौन, किसने ये गाइडलाइंस दे दी, इसको तो जानो। हाँ बिल्कुल जानेंगे, इसने इतनी मेहनत करके गाइडलाइंस बनाई तो हम जानेंगे नहीं इसको? जानेंगे जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे। अच्छा जी, तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। आपको याद रखना ही नहीं है, आपको पता है। अब हम कौन सी PT 365 कर रहे हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री के अंडर ही क्या आएगा? बायोटेक्नोलॉजी आएगा। ओके ठीक है, ये एक और नोडल एजेंसी है जो क्या करती है, सपोर्ट करती है कि जो लाइफ साइंसेज, मतलब जो जीते जागती जो चीज़ें हैं, इंसान है, जानवर है, इंसेक्ट है, कुछ भी है, अगर आप उसके लिए कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए कौन देखेगा, कौन एजेंसी है इसकी? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और ये प्रमोट करते हैं कि भाई हमने इतनी इन्वेंशन की है, इतनी पढ़ाई लिखाई की है, बायोटेक्नोलॉजी बनाई है, तो उसका वाइड यूज़ करें भाई, अच्छा यूज़ करें, लोगों का वेलफेयर करें। ठीक है, इनका मैंडेट है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, बायोलॉजी में मैन्युफैक्चरिंग को भी सपोर्ट करते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी है, इंडस्ट्री है, उनकी इंटरेक्शन को भी ये प्रमोट करते हैं, और बायो सेफ्टी गाइडलाइंस जैसे कि अभी इन्होंने निकाली हैं, ऐसी गाइडलाइंस टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने फर्स्ट नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट स्ट्रेटजी 2007 में रिलीज़ की थी, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट स्ट्रेटजी 2015-20, और उसके अंदर 21-25 तक की रिलीज़ की है। अच्छा, ये बायोटेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है मैम? तो हमारे इंडिया में ही होगा भाई, इंडिया का ऑफिस है तो इंडिया में ही होगा। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अब देखते हैं कि ये जो गाइडलाइंस इन्होंने रिलीज़ की हैं, ये गाइडलाइंस क्या हैं। ठीक है, गाइडलाइंस जो रिलीज़ की इनको भी तो जानना ज़रूरी है। हाँ, तो ये गाइडलाइंस का एम पहले देखो कि क्यों भैया इतनी ज़रूरत पड़ गई कि ये गाइडलाइंस ले आए। तो गाइडलाइंस लेकर आए हैं क्योंकि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करेंगे, साइंटिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे डेटा रिक्वायरमेंट में, कि कैसे आप जो है जीनोम एडिटेड प्लांट हैं उनका कैसे आप रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इसके लिए कुछ रेगुलेशंस भी होने चाहिए। वो रेगुलेशंस कैसे मिलेंगी? ये ही गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगी। अच्छा, ये गाइडलाइंस का स्कोप देखें तो इससे प्लांट्स और जो प्लांट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो कि जीनोम एडिटेड टेक्निक का यूज़ करके बने हैं, बस उन्हीं पर ये लागू होती है। ठीक है, इनको नोटिफाई किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इनको नोटिफाई किया है। कौन कौन से प्लांट्स इसमें एग्जेम्प्ट हैं? तो ऐसे रिसर्चर्स जिन्होंने जीनोम एडिटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है प्लांट के जीनोम को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या है, अब उनको GEAC से उनको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि ऐसे रिसर्चर्स हैं जो जीनोम एडिट कर रहे हैं, जीनोम की एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको GEAC से आपकी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक दिमाग में घंटी भी बजानी है। क्या घंटी बज रही है? बल्ब जलाना है दिमाग का। क्या कि जो BT कॉटन है वो एक GM क्रॉप है। इसमें क्या हुआ था कि जो आपका बैसिलस थ्रिंजिस है ना, इसका जीन को यूज़ किया गया है जिससे कि प्लांट जो है उसमें पेस्ट अटैक ना हो। आपको याद रखना कि इकलौती एक ऐसी GM क्रॉप है जिसको कॉमर्शियल लेवल पर कल्टीवेशन करने के लिए अप्रूवल मिल गया था। वो भी अभी की बात नहीं है, ये 2002 की बात है। अच्छा जी, जितने भी रिक्वायरमेंट हैं ट्रांसजेनिक सीड्स को डेवलप करने के लिए, वो सब जीन एडिटेड सीड्स पर लागू होंगी। लेकिन जो GEAC से परमिशन लेनी है, बस वही क्लॉज नहीं लगेगा, बाकी जितनी और रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी यहाँ पर करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये गाइडलाइंस ले आए तो इनकी सिग्निफिकेंस क्या है ये भी बता दो। तो सिग्निफिकेंस ये है कि इन्होंने क्या किया, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट जो है उसको और बढ़ाने की कोशिश की है, फार्मर की इनकम इससे बढ़ेगी, सस्टेनेबल यूज़ होगा जीनोम एडिटेड
एडिटिंग का। मैन्युफैक्चर, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज जो है हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स का, ये जो रूल्स हैं 1989 के, ये रेगुलेट करते हैं जितने भी जेनेटिक इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कौन रेगुलेट करता है भाई, तो ये इतना लंबा चौड़ा सा नाम वाला जो रूल है वही रेगुलेट करता है। अच्छा, ये जीएम क्रॉप्स हम क्यों बना रहे हैं मैम, ये तो बताओ, इतने आलतू फालतू काम क्यों करने लगे हैं भाई, क्यों हम जीएम क्रॉप्स बना रहे हैं? तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। हाँ जी, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहली बात तो क्रॉप लॉस नहीं होता है, पेस्ट अटैक नहीं होता है, इस वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फूड सिक्योरिटी बढ़ती है, जब ज़्यादा फूड बन जाएगा, ज़्यादा हमें फूड प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो फूड सिक्योरिटी रहेगी ही। न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाती है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाती है। जो भी मिनरल, जो भी वाइटामिन जो हमें लगता है कि ये कम है किसी फूड प्रोडक्ट में, तो हम जीनोम एडिटिंग की हेल्प से उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, एज वेल एज सॉइल को और भी फर्टाइल हम कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर जब इतना अच्छा सब चल रहा है तो इसमें कुछ चिंता वंता करने की तो ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ है बढ़िया। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत है। अच्छा मैम, ज़रूरत है, चिंता भी करनी पड़ेगी? हाँ, थोड़ी सी करनी पड़ेगी। कुछ चिंताजनक बातें हैं, क्या है भाई, कौन से कंसर्न है बताओ तो जरा। सबसे पहली बात, अगर हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करें तो जेनेटिक कंटेमिनेशन हो सकता है, सुपर वीड्स बन सकती हैं, ऐसी वीड्स बन जाएंगी जिन पर किसी भी फर्टिलाइज़र का असर ही नहीं हो, किसी भी पेस्टिसाइड, किसी भी हर्बिसाइड का असर ही नहीं होगा। वो कहेंगी अब मैं तो सुपरमैन बन चुकी हूँ भाई, मुझ पर किसी बात का असर नहीं हो रहा है। तो ऐसी वीड्स भी बन सकती हैं, ठीक है, तो हमें ये टेंशन रहती है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी बात करें तो इकोनॉमिक कंसर्न ये है कि हो सकता है कि यील्ड बढ़े ही ना, हमें फॉल्स क्लेम मिल जाएंगे, हाँ यील्ड बढ़ जाएगी, यील्ड बढ़ जाएगी, पर हुआ ना हो ऐसा। बायो सेफ्टी भैया, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। एथिकल ये है कि हम कॉर्पोरेट डोमिनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें हो जाएगी। अब ये जीएम क्रॉप्स में बहुत देर से आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कह पड़ी हो, लेकिन ये होती क्या है ये तो बता दो, ये कौन सी बला आ गई ये बताओ। अच्छा, तो देखो बला कुछ नहीं है, ये अच्छी बात है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर वो जीएम क्रॉप्स को बना रहे हैं। तो चलो ये जान लो क्या होता है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन अगर हम प्लांट्स में करते हैं, ठीक है, प्लांट्स में अगर हम कर देते हैं तो सेल्स को हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर में ग्रो करते हैं, ठीक है, मतलब एक ऐसा न्यूट्रिशन का पूरा न्यूट्रिशन का सोल्यूशन होता है, उसमें हम टिश्यूज़ को डालते हैं प्लांट के, फिर उनसे हम प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है, जो कि डेवलप होते हैं प्लांट्स में। और इन जो आपके ये जो प्लांट बने तो इनमें बीज भी आएगा, तो जो सीड्स आते हैं ना इन प्लांट से प्रोड्यूस होकर आते हैं जो सीड्स, उसमें नया डीएनए जो हमने चेंज किया है, डीएनए जैसा हम डीएनए चाहते थे वो डीएनए इनमें होता है। अच्छा, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, ये प्रमोट करती है कि साइंस बेस्ड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ हो और जीएम क्रॉप्स में और ज़्यादा रिसर्च हो, ठीक है। नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है फंक्शनल जीनोमिक्स का और जेनेटिक मॉडिफिकेशन है क्रॉप्स में, इसको लॉन्च कब किया गया है, 2005 में लॉन्च किया गया है भाई, ICAR ने लॉन्च किया है। अच्छा, ये एक बॉक्स में दिख रहा है मैम, ये भी बता दो। अच्छा, इसको भी पढ़ना है? हाँ हाँ, इसको भी पढ़ना है, छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब पढ़ के जाएंगे, पता नहीं कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, चलो पढ़ो। तो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी और जो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी है क्या है, तो दोनों की दोनों ही ऑर्गेनिज्म के जीनोम को बदल सकती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी होती है ना, इसमें जो जीनोम ऐड किया जाता है, जो डीएनए ऐड किया जाता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसका ही डीएनए में हम बदलाव कर रहे हैं, कुछ और बाहर से ऐड नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है तो हम कोई और डीएनए को भी इसमें ऐड कर देते हैं। मतलब ये सपोज करो, अभी रुको 1 मिनट, भाई सफाई कर ली हमने, अब तो ये ए का डीएनए है, ठीक है, ये है बी का डीएनए, ये है एक हॉर्स, ठीक है, ये है एक एलिफेंट, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो हॉर्स है ना, इसके भी जो एलिफेंट की ऐसे ट्रंक होती है वो आ जाए, हॉर्स जो है हॉर्स के भी क्या आ जाए, हाथी की सूंड आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अच्छा हाथी के डीएनए में यहाँ पर क्या है कि हाथी की सूंड उगने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर स्टोर है। हम क्या करेंगे, जो हॉर्स है इसका डीएनए उठाया, हाँ इसमें ये जो इतना पार्ट है काट के यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि हाथी के डीएनए में भी ये आ गया है कि हाँ सूंड उगेगी। तो जो हाथ अब जो हॉर्स है, हॉर्स के
डीएनए में आ चुका है कि हाँ अब क्या होगा कि सूट उगेगी, तो अब नया जो हॉर्स बनेगा ना, इसका जो बच्चा पैदा होगा उसका आप देखोगे तो हो सकता है कि जो आपका हॉर्स है ना नया वाला, उसमें हो सकता है कि सूंड आ जाए। तो ये हमने कैसे किया है, ट्रांसजेनिक है ये। क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर दो लोगों को यूज़ किया, एक तो अपना हॉर्स है, दूसरा एलिफेंट है। तो हॉर्स और एलिफेंट दो लोगों की डीएनए को हमने मिक्स कर दिया है ना। तो ट्रांसजेनिक का मतलब, ट्रांसजेनिक में क्या है कि आप फॉरेन डीएनए को भी, दूसरी स्पीसी के डीएनए को भी एंटर करवा देते हैं किसी एक स्पीसी में, ठीक है। और जबकि आपका जीनोम एडिटिंग होता है, उसमें आप जो एक आपका जो ऑर्गेनिज्म है आप उसी के डीएनए में बदलाव कर रहे हैं, कुछ काट दिया, कुछ ख़त्म कर दिया, कुछ बढ़ा दिया, लेकिन आप किसी और के डीएनए को उसमें ऐड नहीं करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। हाँ जी मैम, समझ में तो आ गया है, लेकिन ये बताओ कि जीएम क्रॉप रेगुलेशन है, इस पर कुछ बॉडीज़ भी हैं बनी हुई क्या? हाँ, और क्या याद भी करनी पड़ेंगी? नहीं नहीं, याद मत करो, बट इसके नाम तो पता होने ही चाहिए। हाँ जी, चलो बता दो। अच्छा, आप इतना कह ही रही हो तो चलो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, जो मॉनिटर करती है कि जो बायोटेक्नोलॉजी में नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो ठीक है, तो इसको कौन देखता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी। फिर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, ये अप्रूव करती है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें भी रिस्क इतना नहीं है, लो रिस्क है, और जहाँ पर सेफ्टी गाइडलाइंस का यूज़ किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, तो ऐसे जो आपके एक्सपेरिमेंट्स इनको अप्रूवल ये देती है। फिर है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, ये जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, उनको ये क्या करती है? रिव्यू करती है। नेक्स्ट है अपनी स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये क्या करती है? तो ये स्टेट लेवल पर, कहीं नाम भी पता है कि स्टेट की बात हो रही है, तो स्टेट लेवल पर ये नोडल एजेंसी है जो देखती है कि अगर जीएमओस को, मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को रिलीज़ करेंगे तो उससे क्या क्या डैमेज हो सकता है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट अगर देखें तो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनाई गई है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक नोडल एजेंसी है जो कि स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है कमेटी है उसको, या फिर जीईएसी को रिपोर्ट करती है कि कोई भी आपकी रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उसका कंप्लेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो ये बताती है। अच्छा, बहुत बार हमने ये पढ़ा है कि जीईएसी आखिर क्या है ये भी जान ही लेते हैं, और आपको इसके बारे में थोड़ा याद करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन हो सकता है भाई बन जाए, है ना, ये तो यूपीएससी है, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, तो ये क्या है, ये किसके अंडर आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है इसका। इसके ऑब्जेक्टिव है कि लार्ज स्केल पर जो हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, रिकॉम्बिनेंट्स हैं रिसर्च में, उनका यूज़ हो, उसके जो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सब ये देखती है, अप्रूवल देती है कि अगर ठीक है, ये सेफ़ है, तो आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स के रिलीज़ पर ये अप्रूवल देती है कि आपको रिलीज़ कर सकते हैं कि नहीं। और अगर कुछ भी ऐसा होता है कि आप जो भी गाइडलाइंस उनको फॉलो नहीं करते, तो ये क्या है कि पेनाल्टी भी लगा सकते हैं, कुछ प्यूनिटिव एक्शन भी ले सकती है। इसमें 24 मेंबर्स होते हैं जो कि हर महीने मिलते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। रिलेटेड न्यूज़ में कुछ रिश्तेदार भी हैं, इसके देख लेते हैं। तो अभी हुआ ये है कि जीईएसी जो है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, इसने रिकमेंड किया है, क्या रिकमेंड किया है कि जो इन्वायरमेंट में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी एक नई जो मस्टर्ड की वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है जीएम, जो मस्टर्ड है दैट इज़ धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं? इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर सकते हैं, ऐसा बोला है जीईएसी ने। इसके कमर्शियल यूज़ जो है, पोस्ट की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सुपरविजन के अंडर इसकी कमर्शियल यूज़ हो सकता है, और सीड एक्ट 1966 को फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर हम ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 की बात करें तो इसको डेवलप किसने किया है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स हैं, उन्होंने इसको क्या किया है भाई? डेवलप किया है। कौन सी प्रोसेस यूज़ की है? तो हमने क्या किया है कि इंडियन मस्टर्ड जो थी, जिसका नाम था बरोना, उसको हमने, जो ईस्ट यूरोपियन मस्टर्ड है उसका नाम जो है अर्ली हीरा 2, इन दोनों का क्रॉस करवा दिया, इन दोनों की हमने क्या करी है? ब्रीडिंग करवाई है। फिर हमें जो मिली है उसको हमने बोला है धारा, ठीक है। इसमें 2 एलियन जीन्स होते हैं, बैसिलस एमिलोलिक्यूफेशियंस, आपको याद रखना है ये नाम, ठीक है, तो इंटरेस्ट नहीं है ये, ओके।
फर्स्ट जीन जो है बार्निस, ये क्या करता है, प्रोटीन को कोड करता है जिसमें पॉलिन प्रोडक्शन को इम्पेयर कर देता है। ठीक है, दूसरा है बर्स्टर जीन जो कि ब्लॉक करता है बार्निस जीन के एक्शन को। फिर जो रिजल्ट आता है उसमें ज़्यादा ही ईल्ड भी ज़्यादा है और सीड भी ज़्यादा बन रहे हैं, इसलिए ये हमने करा है। ओके, दूसरी न्यूज़ भी है, हाँ एक और न्यूज़ भी है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इशू किया है NOC, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, फील्ड ट्रायल कर सकते हैं BG2RRF का। ये BG2RRF क्या है, तो ये हर्बिसाइड टॉलरेंट इंसेक्ट रेजिस्टेंट BT कॉटन की ही एक वैरायटी है, आपको याद रखना है। और अभी तक क्या हुआ, ये सिर्फ आप कॉमर्शियल यूज़ किसका कर सकते हैं, BG1 BG2 GM कॉटन का आप कॉमर्शियल यूज़ कर सकते हैं। BG2RRF है, इसको अप्रूवल अभी मिलना बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट जो भी मैंने आपसे बोला ही था कि हम क्या करेंगे, STN जो टेक्नोलॉजी है इसको आगे पढ़ेंगे। तो अब आपका जो इंतज़ार था, आपने इतनी देर तक वेट किया, उसके लिए थैंक यू। अब पढ़ते हैं हम STN को। ठीक है, STN टेक्नोलॉजी की बारी आ ही गई है पढ़ने की, चलो भाई पढ़ लो। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले ये बताओ, क्या आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए? अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो या मत करो, बट कमेंट करके बताओ तो कि हाँ अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, हाँ भाई कि मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ वो बेनिफिशियल हो रहा है, आपको पसंद आ रहा है, राइट। ये मुझे मोटिवेट करता है तो मुझे अच्छा लगता है, नो इट गिव्स मी अ ब्रॉड स्माइल जस्ट योर वन कमेंट। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, राइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपकी मर्जी है, अगर मन हो श्रद्धा हो तो कर दो भाई, राइट। चलो फिलहाल तो पढ़ते हैं STN को। तो STN क्या है, तो ये न्यूज़ में क्यों आ गई ये बताओ मैम। अच्छा, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो अभी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी अभी हमने जन्मपत्री निकाली थी, पूरी कुंडली को पढ़ा था कि ये क्या है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमने पूरी पढ़ी है ना। तो इसने क्या किया है, इसने गाइडलाइंस को रिवाइज़ किया है। अभी तो गाइडलाइंस दी थी, हाँ गाइडलाइंस दी थी, हमने पढ़ी थी, हाँ पढ़ी थी। अब इन्होंने क्या किया है, गाइडलाइंस जो हैं उनको रिवाइज़ किया है। इन्होंने कहा कि जो STN से बनी हुई जो GM प्लांट्स हैं उनके लिए जो गाइडलाइंस थी उसको इन्होंने रिवाइज़ किया है। ठीक है, ये तो न्यूज़ है। ठीक है, ऐसी न्यूज़ अभी हमने फिर से पढ़ी थी, हाँ पढ़ी थी। अब ये जो STN है इसके बारे में बात करते हैं कि STN आखिर है क्या। इतनी देर से STN हो रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं, आखिर है क्या, अब ये समझ भी लें हम कि क्या है। हाँ जी, इसको समझते हैं। तो STN की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो सीक्वेंस स्पेसिफिक न्यूक्लियस जो है SSN या STN दोनों एक ही चीज़ हैं। ये क्या करते हैं, ये रेफर, इसका मतलब क्या है कि ऐसी प्रैक्टिस है ये जिसमें क्या हो रहा है कि जो DNA है, DNA के स्ट्रैंड्स जो हैं उसकी हम क्लीविंग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जीनोम एडिटिंग में इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ऐसी टेक्नोलॉजी करती क्या है, तो ये टारगेटेड DNA जो DNA है आपका, ठीक है, DNA है। अब ये ऐसा ही तो होता है, हमने टारगेट किया इतना, तो ये जो यहाँ पे हम DNA तोड़ेंगे, इसको ये क्या करती है, एडवांटेज लेती है। और आपको पता है DNA खुद को रिपेयर कर लेता है, तो इसका यूज़ किया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, DNA को जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहीं पर हम उतने ही DNA को तोड़ेंगे और वहाँ पर हमें जो भी चेंज करना है वो स्मॉल चेंज यहाँ पर कर देंगे और DNA अपने आप को खुद से रिपेयर करेगा और फिर से हमारा DNA मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें कि आखिर ये STN टेक्नोलॉजी क्या है, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो क्या है, देखो हमने देखा कि ये क्या है, अपना एक DNA है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो DNA होता है अगर वो बीच से टूट जाए तो खुद को रिपेयर कर लेता है। ठीक है, इतना हमें पता है। तो इसका ही ये यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या, साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी, मतलब एक जहाँ पर हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ पर कमी है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि भैया हम गंजे होते जा रहे हैं, बाल सारे गिरते जा रहे हैं, इतनी सारी पढ़ाई कर ली है, समझ में आ नहीं रहा है, पेपर क्लियर हो नहीं रहा है और हुआ ये कि सारे बाल भी झड़े जा रहे हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं कि बाल बहुत ब्यूटीफुल से अब लंबे से बाल आ जाएं। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि ये जो हमारा DNA है, यहाँ पर हमारी ये बालों की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। तो हम STN अगर यूज़ करते हैं, ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे ना, हम पूरे के पूरे DNA को नहीं बदलेंगे कि भैया हम ऐसा करके पूरा एक बंदर का DNA इसमें डाल दें, तो क्योंकि बंदर के बहुत सारे बाल है तो हमारे बचेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हाँ यहाँ से प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ इतने से मतलब रखेंगे, पूरे DNA से मतलब ही नहीं, हम इतने से DNA को ही चेंज कर देंगे, इसी को कट करेंगे और इसको हम जो है दूसरे DNA से चेंज कर लेंगे। यहाँ पर जो भी बदलाव करना है वो कर
लेंगे और ये अपने आप से रिपेयर हो जाएगा। ये जहाँ पर हमने चेंज किया है, कट एंड पेस्ट करा है, फिर यहाँ पर ये खुद को पेस्ट करेगा, खुद को रिपेयर करेगा, जुड़ जाएगा और हमारा डीएनए फिर से रिपेयर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारी मनचाही हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक हमको चाहिए थे वो भी मिल जाएगी। समझ में आया क्या है? हाँ जी, समझ में आया कि हमें क्या करना है, जो पर्टिकुलर साइड है बस उसी पर काम करना है, पूरे के पूरे डीएनए से मतलब नहीं है। इसी को हम बोलते हैं क्या, साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी। ठीक है। अच्छा, कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके बस आपको नाम पता होने चाहिए। भाई पूरी स्टडी करने बैठने मत बैठ जाना। क्यों? क्योंकि हमें बस पेपर क्लियर करना है, हमें कुछ बनाना नहीं कि हम बायोटेक्नोलॉजी के पूरे साइंटिस्ट ही बन जाएंगे। हमें साइंटिस्ट थोड़ा ना बनना है भाई, है ना। बस नाम पता होना चाहिए। तो क्या, ZFN नाम याद रखना है। और आपका टैलेंट का तो क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आपको टैलेंट नाम पता होना चाहिए। भाई टैलेंट किससे एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। SDN टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। और SDN टेक्नोलॉजी किसमें यूज़ होती है? जीनोम एडिटिंग में यूज़ होती है। SDN1, SDN2, SDN3 तीन तरीके के ये टेक्निक्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस इतनी खबर होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको साइंटिस्ट बनने का अगर ज़्यादा मन हो तो आप बैठ जाना और पूरा पढ़ लेना। ठीक है। लेकिन अभी तो हमें पेपर क्लियर करना है और टाइम कम है, बहुत सारा पढ़ना है, तो हमें जो मतलब का काम मतलब की चीज़ है उतना ही पढ़ना चाहिए। राइट, ओके। और अच्छा बात करें तो ये हमने देख ही लिया कि किस तरीके से हम एडिट करते हैं। उसके डिपेंड पर क्या हमने देखा, जिस तरीके से एडिट कर रहे हैं उसके बेसिस पर जो हमारी ये 3 कैटेगरी से हमने इस प्रोसेस को डिवाइड किया है, SDN1, SDN2 और SDN3। हमने अभी पिक्चर भी देखी थी। SDN1 और SDN2 की बात करें तो SDN1 और SDN2 में कोई दूसरी भी आपका जेनेटिक मटेरियल यूज़ नहीं होता, किसी और ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल यूज़ नहीं होता है। जो आपका जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी आपको डीएनए चेंज करना है, बस उसी के डीएनए में छेड़खानी करेंगे। किसी और के डीएनए में से कोई भी जो आपका सामान है वो इसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये कोई भी मतलब याद रखना है कि SDN1 और SDN2 में कोई भी एलियन जेनेटिक मटेरियल यूज़ नहीं होता है। और जो रिजल्ट है ना वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ इसमें कुछ भी चेंज हुआ है, जो भी आप देखेंगे वैरायटी में। लेकिन SDN3 में याद रखना है कि भाई SDN3 में क्या है कि फॉरेन ओरिजिन के जीन्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था हाथी और घोड़े वाला। ठीक है। SDN1 और SDN2 जो है नई वैरायटी के प्लांट्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है। और SDN3 में नई वैरायटी का प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है, आपको याद रखना है। ठीक है। मैम आपने बताया था कि हम ना CRISPR-Cas9 को भी आज ही पढ़ने वाले हैं। तो हाँ मैंने बताया था और हम पढ़ने वाले, देख लो हमारा टॉपिक आ चुका है। अच्छा, ये CRISPR-Cas9 न्यूज़ में क्यों है ये तो बताओ। तो ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी इसको जो CRISPR-Cas9 है, जिसको किसने, आपके जो 4 पेंटियर हैं और जो डाउडना है, इन्होंने क्या किया था, एक रिसर्च पब्लिश की थी जिसमें इन्होंने बताया था कि CRISPR-Cas9 का यूज़ हम करेंगे और जीन एडिटिंग कर सकते हैं। उसके ना 10 साल हो चुके हैं, मतलब कहना चाहें तो CRISPR-Cas9 का ये 10th बर्थडे था। मतलब CRISPR-Cas9 को आए हुए 10 साल हो चुके हैं। ठीक है। हाँ जी। तो ये CRISPR-Cas9 जिसके आने पर हमने देखा कि 10 साल हो चुके हैं, तो ये CRISPR-Cas9 क्या है, तो ये एक जेनेटिक कोड है जो कि हमें CRISPR क्या है, एक जेनेटिक कोड है जो कि आपको बैक्टीरिया में मिलता है। ठीक है। CRISPR-Cas9 की बात नहीं हो रही है इधर, इधर सिर्फ CRISPR की बात हो रही है। तो CRISPR क्या है, CRISPR आपका एक जीन का कोड होता है जो बैक्टीरिया में मिलता है। कैसे बना, जो प्रीवियस बैक्टीरियोफेजिस थे, ठीक है, जिन्होंने इसको इन्फेक्ट किया था, इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया था, उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से ये CRISPR बन गया। ठीक है। ओके, इसके आगे भी पहले हम देख ही लेते हैं। चलो, अब ये जो बैक्टीरिया है ये क्रिस्पर सीक्वेंस का यूज़ करती है जिससे कि वो पर्टिकुलर जो वायरस हैं जिन्होंने उस पर अटैक किया था, ठीक है, तो वो दोबारा जब अटैक करेगा तो हम उससे कैसे लड़ेंगे, इसको याद करती है कौन, क्रिस्पर। ठीक है। बैक्टीरिया याद करती है क्रिस्पर का यूज़ करते हुए। ठीक है। जब इससे क्या होता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन मिलती है। जब वायरस वो दोबारा से इस पर अटैक करता है तो उसको पता होता है कि हमें इस वायरस के अटैक से कैसे बचना है, कैसे हमें इससे फाइट बैक करना है। ठीक है। किसकी हेल्प से, क्रिस्पर की हेल्प से। अब जो Cas9 है, CRISPR-Cas9 क्या है, ये एक सीजर है, कैंची। CRISPR-Cas9 नाम की कैंची हमें मिल जाएगी मार्केट में? नहीं नहीं नहीं, वो वाली कैंची थोड़े है। ये क्या है, ये वो कैंची है जिसको हम बायोलॉजिकल सीजर बोलते हैं। ये क्या करती है कि आपके जो डीएनए होता है ना, डीएनए को कट करने में हेल्प करती है।
अच्छा, जैसे हमने अभी देखा था एसडीएन में कि हमें पर्टिकुलर एक जगह पर चेंज करना है डीएनए में, तो इसको हम कट करते हैं, दूसरी जो भी हमें सही जो कैरेक्टरिस्टिक वाला डीएनए लगता है उसको हम पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही तो हमने पढ़ा था। हाँ जी, ऐसे ही पढ़ा था। कट किससे करोगे ये बताना तो ज़रा। क्या हम ये जो नॉर्मल जो हमारी कैंची होती है उसका यूज़ करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम उसका यूज़ थोड़ा ना करेंगे। इस पर हम यूज़ करेंगे CRISPR-Cas9 का। ठीक है, तो वो एंजाइम्स होते हैं जो हम यहाँ पर डालते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, इस डीएनए को यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो कट करने का ही काम तो था वो कर दिया। तो ये एंजाइम्स होते हैं जो कि कट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये सीजर हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ और रह गई थी, उसको देखो। क्या देखना है मैम? कुछ वर्ड्स थे, कुछ हमें वर्ड्स हैं जिनको समझना है। जैसे डीएनए, डीएनए क्या होता है? डीएनए को बोलते हैं डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। भाई जब मैं 12th क्लास तक थी तब तक मुझे ये डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलना ही नहीं आता था। मुझे मुझे बोल ही नहीं मिलता था। राइट, तो मुझे ये बहुत डिफ़िकल्ट सी वर्ड लगता था। अब बोल लेते हैं। तो अच्छा, ये है क्या? तो डीएनए क्या है? ये हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि लगभग ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल ही जाता है। आरएनए जो है, आरएनए को अगर हम बोले तो राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, ये भी हेरिडिटरी मटेरियल है, लेकिन ये कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड है। डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है। जीन्स की बात करें तो जीन्स क्या है? एक डीएनए का स्पेसिफिक सेक्शन होता है। ये पूरा डीएनए है तो इसमें क्या है? पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक सेक्शन है वो क्या है? वो है आपका जीन। ठीक है, जीनोम क्या है? जीनोम है मतलब जो डीएनए के कंप्लीट सेट हो गए उसको हम बोल देते हैं क्या? जीनोम। ठीक है, मॉलिकुलर सीजर्स वो सीजर हैं जो कि अनवांटेड डीएनए को कट करने में काम आती हैं, जैसे कि हमारी CRISPR-Cas9। ओके, अब देखते हैं कि ये जो क्रिस्पर है ये काम कैसे करती है। तो ये 3 एलिमेंट्स पर काम करती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहले आरएनए को गाइड करती है। जो एक आरएनए का पीस होता है वो क्या करता है? बताता है कि आपका ये टारगेटेड जीन है, इसको आपको काटना है। ठीक है, Cas9 सीजर है, ये अनवांटेड जो आपका डीएनए है उसको कट कर देती है। फिर डिजायर्ड प्लेस ऑफ डीएनए को इंसर्ट किया जाता है। देखो क्या है, 3 तरीके से काम होगा। सबसे पहले क्या होगा कि इन्होंने क्या किया, एक आरएनए का एक पीस है वो बताएगा कि ये पर्टिकुलर प्लेस है, इसको आपको कट करना है, ये अनवांटेड है। ठीक है, Cas9 क्या करेगा? इसको कट कर देगा। डीएनए क्या करा जाएगा उसमें? हम अब ये काट दिया है, इसको निकाल दिया तो यहाँ पर खाली स्पेस बन गई, इसमें हम दूसरा डीएनए ऐड कर देंगे। बस यही 3 काम इसमें होते हैं। ठीक है, अच्छा ये इतना सब तो कर लिया हमने। क्या कुछ चैलेंजेस नहीं है? भैया हम तो हर काम करते हैं चैलेंजेस आ जाते हैं, इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है? तो हैं, इसमें भी चैलेंजेस हैं। एथिकल चैलेंजेस हैं, जैसे कि डिजाइनर बेबीज़ के ऊपर कंसर्न है कि डिजाइनर बेबीज़ बन रहे हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। अभी हमने देखे थे ना कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या लॉस होते हैं, जीनोम एडिटिंग के लॉस हमने देखे थे, वही यहाँ पर इसके चैलेंजेस भी हैं। अच्छा, इंडिया में ये एडवांस हुए तो हाँ हुआ है। जो सिकल सेल एनीमिया है इसको ट्रीट करने के लिए स्टडी चल रही है। नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने एक बनाना के जीनोम को एडिट किया है, जिससे कि इसके न्यूट्रिशनल क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकें और इसमें कोई पेस्ट वेस्ट ना लगे। ठीक है, अब ये जो क्रिस्पर है इसकी बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंटली जो रेयर जेनेटिक डिजीज़ हैं उसके डायग्नोसिस कर सकता है। नई नई डेवलपमेंट्स हो सकती हैं आपकी फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल सेक्टर में। फूड सिक्योरिटी को भी प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ कार टी सेल थेरेपी, शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। भाई ये क्या है, क्यों न्यूज़ में आ गई है? चलो, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कार टी थेरेपी जो है इंडिजीनियसली हमारे आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर ने बनाई है। और ये जो थेरेपी है इसका टेस्ट हुआ है किस पर? पेशेंट्स पर। इंडिया के जो कुछ पेशेंट्स हैं सिलेक्ट किए गए और उन पर टेस्ट किया गया है कार टी सेल थेरेपी का। ठीक है, अभी आपको याद रखना कि ये जो कार टी सेल थेरेपी है इसको किसने बनाया है? तो इसको आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर ने खुद बनाया है। हमने किसी फॉरेनर की हेल्प नहीं ली है, तो ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है। अच्छा जी, न्यूज़ में और क्या है? तो ये जो रिसर्च है, रिसर्च में पैसा भी लगेगा ना, फ्री में तो होगी नहीं। तो पैसा किसने लगाया है भाई इसमें? तो इसमें पैसा लगाया गया है नेशनल बायोफार्मा मिशन ने। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी
इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल है, उसका मिशन था नेशनल बायोफार्मा मिशन। इसी के अंडर इस रिसर्च को फंड किया गया है। अच्छा जी, ये जो बायरेक है ये क्या है? तो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसको बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। ये क्या करती है? ये बायोटेक एंटरप्राइजेस जो इमर्ज हो रहे हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है, उनको फंड प्रोवाइड करती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कार टी सेल थेरेपी जिसके बारे में अभी बात हो रही है, तो ये है क्या? तो ये क्या करती है? ये बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं जो काफ़ी जो रेयर जेनेटिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनसे हेल्प करती है, उनको उनको ठीक करती है। जैसे कि हमने क्या किया, इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपके पेशेंट है उसका ब्लड लेते हैं, उसका ब्लड को रिमूव करते हैं, उसके ब्लड में से हम टी सेल्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, क्या किया? एक पेशेंट है जिसको कैंसर है, हमने क्या किया? उस पेशेंट का खून ले लिया, उस खून में टी सेल थी, टी सेल को हमने किया अलग। ठीक है, अब हमने उस टी सेल से कार टी सेल्स को लैब में बनाया है। ठीक है, जो जीन है कार का उसको हमने टी सेल में ऐड कर दिया, जैसे कार टी सेल बन जाए, कार टी सेल बन गई। ठीक है, कार टी सेल जब बन गई हमने क्या किया? कार को टी सेल में ऐड कर दिया है, वो अब एक कार टी सेल बन गई है। कार टी सेल को हमने क्या किया है? बहुत सारे कार टी सेल्स बनाई हैं उसकी। ठीक है, बहुत सारी कार टी सेल्स को लैब में प्रोड्यूस किया और उसके बाद में इन कार टी सेल्स को पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज़ कर दिया है। अब ये कार टी सेल जाएंगी, कैंसर सेल्स से फाइट करेंगी, उनको मारेंगी और जो आपका पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा। यही थेरेपी है कार टी सेल थेरेपी। तो ये क्या है? ये एक तरीका है, ठीक है, जिससे कि जो टी सेल्स हैं इसको हम अचीव करते हैं और वो जो टी सेल है उनको एडिट करते हैं लैब में। जैसे अभी हमने देखा कार टी सेल बनाई टी सेल से और वो कैंसर की जो सेल्स हैं उनसे फाइट करता है। टी सेल्स क्या होती है? तो ये वाइट ब्लड सेल का ही एक टाइप है जो कि फॉरेन पैथोजन से फाइट करता है। टी सेल्स जो हैं इनको हमने कहाँ से लिया है? तो हमने देखा ही, पेशेंट के ब्लड से हम टी सेल लेते हैं, फिर इनको हम जो है एक जीन इसमें ऐड करते हैं जिसको हम कार बोलते हैं। कार क्या है? कार वो नहीं है जिसमें हम बैठ के घूमने चले जाते हैं, वो वाली कार नहीं है। ये क्या है? तो ये स्पेसिफिक रिसेप्टर है जो कि लैब में हमने क्रिएट किया है। अच्छा, ये हमने इसलिए डिज़ाइन किया है कि जो कैंसर की सेल्स है उसके साथ में बाइंड हो जाएगा, फिर उनको ये न्यूट्रल कर देगा, वो फाइट नहीं कर, उनसे ये फाइट करेगा और वो डिफीट हो जाएंगी और बस पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अच्छा, कुछ टर्म है जिनको हमें जानना है। एंटीजन, एंटीजन क्या होता है? ये कोई भी सब्सटेंस जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी बनाने लगे तो उस सब्सटेंस को हम एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, एंटीजन हो सकता है कि एनवायरनमेंट से लिया हो, जैसे केमिकल, बैक्टीरिया, वायरस, या फिर हमारे बॉडी में ही एंटीजन बन जाए। ठीक है, वाइट ब्लड सेल की अगर हम बात करें दो तरीके की होती हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स, बस इतना ही याद रखना है। चलो अच्छा, अगर हम थोड़ा और देख लें तो ग्रैनुलोसाइट्स जो है उसमें वो भी तीन तरीके की हैं, न्यूट्रोफिल, इज ईसोनोफिल एंड बेसोफिल। एग्रैनुलोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। अब जो कार टी सेल्स हैं ये पेशेंट को वापस दे दी जाती हैं। बेनिफिट क्या है इस कार टी सेल थेरेपी का? तो ये क्या है बेनिफिट कि आप बहुत सारे तरीके के जो कैंसर हैं उनसे फाइट कर सकते हैं, पेशेंट हमारे ठीक हो सकते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी जो है उसमें बहुत बार पेशेंट को जाना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन कार टी सेल जो है एक ही बार में पेशेंट को ठीक कर देगा, बहुत ही कम समय में रिकवरी हो जाएगी पेशेंट की और हमारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे। ओके, रिलेटेड कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो दो तरीके की सेल के बारे में अभी हमें जानना है। पहला क्या है? टी सेल और दूसरे हैं बी सेल। टी सेल और बी सेल। चलो, इम्यून सिस्टम सेल कौन से होते हैं? तो इम्यून सिस्टम में जो सेल हैं वो होते हैं इन्नेट और होते हैं एक्वायर्ड। ठीक है, इन्नेट इम्यून सेल्स कौन से होते हैं? इन्नेट इम्यून सेल जो है वो बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो कि कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है तो हमारे जो इन्नेट सेल है, इन्नेट इम्यून सेल, वो उससे फाइट करने लग जाते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? जिसको हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये टी सेल और बी सेल का यूज़ करती है जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करा, उसने हमारी बॉडी में इन्फेक्शन किया। अब उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए सबसे पहले आगे कौन लगे हुए हैं भाई? हमारे जो सबसे आगे सिपाही लगे हुए हैं जो इस इन्फेक्शन से फाइट करेंगे वो है हमारे कौन से? इन्नेट इम्यूनिटी सेल। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि वो जो इन्नेट इम्यूनिटी सेल है वो वीक पड़ गए बेचारे, और उनसे फाइट करते हुए जो जो हमारे इन्फेक्शन वाले ऑर्गेनिज्म है वो और अंदर आ गए हैं, तो उनसे फाइट करने के लिए कौन आएंगे? फिर आएंगे टी सेल्स और बी सेल्स। ठीक है, टी सेल्स और बी सेल्स
सेल्स जो हैं ये लर्न एक्सपीरियंस से बनते हैं, जब बहुत लंबा समय हो जाता है तब ये बन पाते हैं, ठीक है, और ये लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहते हैं। बी सेल्स और टी सेल्स को अगर हम कहें तो ये लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, इनको हम लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, और ये एक तरीके की वाइट ब्लड सेल हैं, जैसे अभी हमने देखा भी था। बी सेल्स जो हैं ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, टॉक्सिन है, जो हमारी बॉडी में हार्म पहुंचा रहे हैं, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कर रहे हैं, तो इन पर अटैक कौन करता है? बी सेल, जो कि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ वाई शेप्ड के प्रोटीन्स होते हैं, आपको याद रखना है। टी सेल्स हैं, टी सेल्स क्या करते हैं? फॉरेन इन्वेडर्स को डायरेक्टली फाइट करते हैं, ये कोई एंटीबॉडी नहीं बना रहे, ये डायरेक्ट जाते हुए कहते हैं मुझे किसी एंटीबॉडी को बनानी चाहिए है, मैं खुद काफ़ी हूँ, मैं जाऊँगा लड़ने इनसे। तो टी सेल्स खुद लड़ने जाते हैं, साइटोकिन्स को बनाते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं फिर उन बॉडीज से जो आपकी इन्वेडिंग बॉडीज है उनसे लड़ाई करते हैं। टी सेल्स हमारी बॉडी के खुद के सेल्स भी डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर वायरसेस ने इसको टेक ओवर कर लिया। वायरसेस ने कहा कि अब ऐसा है मैंने तुम्हें हाईजैक कर लिया, अब मैं जो कहूँगा वो तुम करोगे। टी सेल अकेले लड़ने गए थे ना, अब उनको वायरसेस ने हाईजैक कर लिया, अब वायरस बोल रहे हैं जो वो टी सेल कर रहे हैं। तो टी सेल अभी तक हमारी बॉडी के लिए लड़ रहे थे, हमारी बॉडी को बचाने के लिए लड़ रहे थे, अब वायरसेस ने टी सेल को ओवरटेक कर लिया है, अब जो टी सेल है वो हमारी बॉडी को ही हार्म पहुँचाने लगते हैं। जब ऐसा होता है कि टी सेल्स पर वायरस हावी हो गए और टी सेल जब हमारी बॉडी को ही हार्म पहुंचाने लगी, तो ये जो आपकी सिचुएशन इसी को हम कैंसर बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है जीनोम सिक्वेंसिंग। जीनोम सिक्वेंसिंग, और ये न्यूज़ में क्यों है चलो जानते हैं। तो अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुई थी, उसमें कुछ वही रिसर्च की है, इतनी मेहनत से रिसर्च होती जा रही है, तो कुछ ना कुछ पब्लिश भी हुआ होगा, रिजल्ट आया होगा। तो हाँ, रिजल्ट आया है। इन्होंने बताया है कि फर्स्ट एवर सिक्वेंसिंग इन्होंने की है, एक कम्प्लीटली ह्यूमन का जो जीनोम है उसका इन्होंने सिक्वेंसिंग की है। जीनोम का मतलब हमने जाना था कि जितना भी डीएनए के सेट्स हैं वो सारे के सारे जो सेट्स हैं, अगर हम उन सब का स्टडी कर लें तो हम बोलते हैं कि वो जीनोम है, राइट। तो सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि ह्यूमन के पूरे जीनोम की स्टडी इन्होंने की है, उसकी सिक्वेंसिंग इन्होंने की है। न्यूज़ में और क्या है, तो पहले एफर्ट किए गए थे कि सिक्वेंसिंग की जाए डीएनए की, लेकिन ये इनकम्प्लीट रह गए थे क्योंकि हमारा जो ह्यूमन का जीनोम है उसका 8% ऐसा हो गया था, 8% जीनोम रह गया था जिसकी स्टडी हो नहीं पा रही थी, राइट। तो उसकी वजह से हमारे जो प्रीवियस एफर्ट्स थे वो नाकामयाब रहे थे, लेकिन इस बार हम सक्सेसफुल हुए हैं और हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहली बार ऐसा किया है कि ह्यूमन के पूरे जीनोम की कंप्लीट स्टडी की है। अच्छा, जीनोम सिक्वेंसिंग इन्होंने जो की है वो है क्या, ये भी जान लो। तो जीनोम सिक्वेंसिंग का मतलब है कि जो डीएनए है, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, उसमें बेस लगा है किसी भी जीनोम में, उसका क्या ऑर्डर है, उस ऑर्डर में लगे होंगे ना, कुछ ऑर्डर में लगे हुए होंगे, तो उस ऑर्डर को जानने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हम जीनोम सिक्वेंसिंग कहते हैं। ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर होता है ACGT। तो ACGT है, ये अलग अलग तरीके से ये अरेंज होते हैं। तो किस तरीके से अरेंज है, इसको जीनोम सिक्वेंसिंग हम बोलते हैं। जीनोम हमने देख ही लिया है कि जीनोम क्या है, कि डीएनए का कंप्लीट सेट को ही हम जीनोम कहते हैं। ह्यूमन के जीनोम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन के जीनोम में लगभग 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, 3 बिलियन, राइट, सच अ ह्यूज अमाउंट। और ये 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, इनकी कंप्लीट स्टडी अभी हुई है, ठीक है। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है जो कि अभी करके दिखाया है हमारे साइंटिस्ट ने। अच्छा, अभी जीनोम सिक्वेंसिंग भी कर भी ली तो इसका क्या एप्लीकेशन है ये भी जानो। तो ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगी किसकी, बायोलॉजी की, कैसे हम इवॉल्व हुए हैं। जैसे अभी हम लोग सुनते हैं ना कि पहले फिशेस बनी थी, ठीक है, हम एक्वेटिक एनिमल थे, उसके बाद में टेरेस्ट्रियल बन गए हैं, ठीक है, एम्फीबियन बने थे, टेरेस्ट्रियल बन गए। तो इस तरीके की न्यूज़ हमें सुनने को मिलती हैं। हमने सुना है कि हम जो हैं चिंपांजी पहले थे, फिर हम ह्यूमन बन गए। तो ऐसे बहुत सारी जो न्यूज़ हमें सुनने को मिलती हैं। बट ये कैसे हम इवॉल्व हुए हैं, हमारी बायोलॉजी कैसे बनी है, ये सब और ठोस तरीके से हम जान सकते हैं अगर जीनोम सिक्वेंसिंग हो जाती है तो, जो कि हो चुकी है। जीनोम जिनकी वजह से डिजीज़ हो रही हैं, बहुत सारे अलग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी डिजीज़ हो रही हैं जिनको अभी हम क्योर नहीं कर पा रहे हैं, उनका क्योर मिल जाएगा अगर हम ये जीनोम सिक्वेंसिंग कर लेते हैं। जेनेटिक म्यूटेशंस वायरसेस में कैसे हो रहे हैं, वो कैसे फैल रहे हैं, वो भी हम जान सकते हैं। ओके, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस जीनोम सिक्वेंसिंग को करने के लिए। सबसे पहला है इंडिजेन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है, इस प्रोग्राम का एम है कि हम पूरा जीनोम सिक्वेंसिंग करेंगे
1000 इंडियन इंडिविजुअल्स का, 1000 इंडियन इंडिविजुअल्स की हम पूरी की पूरी जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए इंडिजन प्रोग्राम को लेकर आए हैं। ठीक है, इसको फंड मिल रहा है CSIR से। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका एम है कि 10,000 जेनेटिक सैंपल्स को हम इंडिया के सिटीजन्स का कलेक्ट करेंगे, जिससे कि हम रेफरेंस जीनोम को बिल्ड कर सकें। और ये काम कौन कर रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कर रहा है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? तो ये इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट है जिसमें DNA सीक्वेंस जो है, जितने भी ह्यूमन जीनोम है पूरे जीनोम के DNA सीक्वेंस को समझने की कोशिश की जा रही है। 1990 में ये स्टार्ट हुआ था और 2003 में कंप्लीट भी हो चुका है। कोऑर्डिनेट किसने किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ USA एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी USA, इन दोनों ने मिलकर इसको कोऑर्डिनेट किया है। नेक्स्ट टॉपिक है जीनोम सर्विलांस। जीनोम सर्विलांस ये क्या है, क्यों न्यूज़ में है, जानते हैं। तो अभी क्या हुआ, बहुत सारे पैथोजेंस जो हैं उनका आउटब्रेक हुआ, बहुत सारी हमने वेरिएंट्स को देखा। जैसे हमने देखा कोविड-19 आया था, मंकी पॉक्स आया था। तो अभी इनकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारी डिवास्टेशन हो चुका है। हमने देखा कि आज जो है नया ही वेरिएंट आ गया है, कभी कोई सा वेरिएंट आ रहा था, कभी कोई सा वेरिएंट आ रहा था। कोविड-19 के टाइम पे कितने सारे वेरिएंट आए थे, राइट। तो ये जो वेरिएंट्स आए हैं इनकी वजह से जीनोम सर्विलांस करना ज़रूरी है, ऐसा हमें फील हुआ है। ठीक है, तो आखिर जीनोम सर्विलांस क्या है ये जानो। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंटली हम पैथोजेंस को, जो भी पैथोजन है जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, तो ऐसे पैथोजेंस को कॉन्स्टेंटली हम मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करने के बाद में हम देखते हैं कि क्या क्या उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और जब हम ये देखते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली पैथोजेंस को मॉनिटर कर रहे हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़, उनमें डिफ़िकल्टीज़, उनमें डिफरेंसेस को हम बार बार देखते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, तो इससे ये होता है कि हम डिजीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। कोई भी बीमारी बढ़ने से पहले इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, पैथोजेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हम इंटरवेंशन कर सकते हैं इसको बढ़ने में, कैसे हम उसको कंट्रोल करेंगे, कैसे उसमें चेंज होने से रोक सकते हैं। ठीक है, वैक्सीन बना सकते हैं जिससे कि अगर कोई बीमारी फैल जाए तो उससे हम फाइट कर सकें, और डिजीज़ को एट लास्ट हम क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स फेंक सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जीनोमिक्स क्या होता है ये समझो। तो जीनोमिक्स क्या है कि जितना भी पूरा जीनोम है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसको अगर हम पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो वो जीनोमिक्स होता है। और जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स जो है हेरेडिटी की अगर हम स्टडी करते हैं तो वो जेनेटिक्स है। जीनोमिक्स है कि हम किसी के जीनोम को पढ़ें। अच्छा, ये जो जीनोमिक्स जो है, जीनोमिक्स क्या है, किसी के जीनोम को हम पढ़ रहे हैं। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? तो ह्यूमन जीनोमिक्स कर सकते हैं मेडिकल पर्पज़ के लिए, मतलब बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम फाइट कर सकते हैं। माइक्रोबियल जीनोमिक्स कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स, वैक्सीन डिज़ाइन, ये सब कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल एंड एक्वाकल्चरल जीनोमिक्स, इसमें हम नई जो डिजीज़ हैं, नए ट्रेड्स हैं, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एंड मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ड्रग को बना सकते हैं। जो आपकी ड्रग वो वाली नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ड्रग का मतलब है दवाई, ठीक है, तो वो हम बना सकते हैं। जीन्स जो हैं उनके डिस्कवरी कर सकते हैं, ऐसे जीन्स जो डिजीज़ फैला रहे हैं उनको हम डिस्कवर कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारी हमें हेल्प यहाँ से मिल ही जाएगी। अब इंडिया में इसका क्या हाल है, इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि भाई हम भारत में रह रहे हैं तो भारत की तो बात करेंगे ही। हाँ जी, करेंगे। तो रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब बनाई गई हैं जो कि रीजनल हब की तरह सर्व करती हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम बनाया गया है, जिसको हम INSACOG भी बोलते हैं, जिससे कि हम पूरा का पूरा SARS-CoV-2 है, जो हमारा जो कोविड है, कोविड का जो वायरस था, उसकी पूरी की पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकें। फिर है इंडियन ट्यूबरक्लोसिस जीनोमिक सर्विलांस कंसोर्टियम, ठीक है, ये भी INSACOG के तरीके से ही बनाया गया है। INSACOG क्या है, ये जॉइंटली बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर ये बनाया है। ICMR CSIR की भी हेल्प इसमें लगी है। 50 लैब से भी ज़्यादा ये कंसोर्टियम है। ठीक है, रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो WHO की जो साइंस काउंसिल है उसने पहली रिपोर्ट इशू की है, जिससे कि जीनोमिक्स जो है उसको ग्लोबल हेल्थ में हम और यूज़ कर सकें। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जस्टिफिएबल, एथिकली, साइंटिफिकली लेस रिसोर्सेज, ऐसी कंट्रीज है जिनके पास में जीनोमिक्स के लिए पैसा नहीं है, ना इतना टैलेंट है कि वो जीनोमिक्स कर पाएँ, तो उनके लिए हम ये क्या करेंगे, इसका जो जीनोमिक्स की स्टडी है वो वहाँ तक पहुँचाएंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उनको भी हम बताएंगे, ऐसा इन्होंने बोला है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है, तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो चाइना है उसने सक्सेसफुली एक वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ को दुनिया भर में पहली बार इसने क्लोन करके दिखाया है। तो मतलब वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ जो है उसका पहली बार क्लोनिंग हुई है। कहाँ हुई है? चाइना में हुई है। दुनिया भर में पहला बार ऐसा हुआ है कि ये एक वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ की क्लोनिंग हुई हो। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग का मतलब है कि मटेरियल जो है उसको हमने कॉपी कर लिया है। ऐसा मटेरियल जिसमें सेम जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसको हम क्लोन बोलते हैं। मतलब क्या? ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जिनका डीएनए सेम है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोन। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ जो हैं, जैसे जीन है, डीएनए है, टिश्यू है, जेनेटिकली आइडेंटिकल जो हैं जिनकी सेम डीएनए है, ऐसे कॉपीज़ को बना रहे होते हैं। उस प्रोसेस को हम क्लोनिंग बोलते हैं। अच्छा, एनिमल क्लोनिंग को अगर हम समझें तो डीएनए क्लोनिंग कैसे होती है? ये सोर्स डीएनए है, इसको हमने कट किया, कट कर लिया, ठीक है, और ये होस्ट डीएनए है, इसको भी कट किया। ये सोर्स डीएनए का बीच का पार्ट जो है इसमें इंसर्ट कर दिया, इसकी जो खाली जगह थी यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो इंसर्ट कर दिया, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर और समझो तो ये दो शीप फीमेल है ए, एक है फीमेल बी। कौन सी? शीप फीमेल ए एंड बी। इसकी बॉडी सेल हमने ए से ली है, एक एक्स सेल लिया है बी से। इसका डीएनए निकाला, इसका न्यूक्लियस हटा दिया, इस डीएनए को इस न्यूक्लियस की जगह पर फिट कर दिया। अब जो नया बनेगा ये सी बनेगा, इनकी तरह ही बन जाएगा। इसको हम क्लोनिंग बोलते हैं। समझ में आया? हाँ जी। नॉट आइडेंटिकल मतलब कि सेम जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सेम दिखे भी। जैसे हमने देखा ना कि कभी कभी होता है कि हम देखते हैं जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे होते तो हैं, उनमें सेम आपका डीएनए मिलता तो है, बट वो एक जैसे दिखते नहीं। हो सकता कोई मोटा हो जाए, कोई पतला हो जाए, राइट, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी फैक्टर उन पर पड़ता है, ठीक है। मैमल्स की बात करें तो ह्यूमंस जो हैं उनका ट्विंस हमने देखा है होते हैं, जो नेचुरल क्लोन्स होते हैं, जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना, दीज ट्विंस आर प्रोड्यूस। ये ट्विंस कैसे बनते हैं? जब फर्टिलाइज्ड एग है ना वो स्प्लिट हो जाता है। जैसे एग जो है ये फर्टिलाइज है, ये एम्ब्रो बनेगा, बट हुआ ऐसा है कि ये फर्टिलाइज एग जो है ये स्प्लिट हो गए, दो बन गए, तो ये दो बच्चे बन जाएंगे, इन्हीं को हम जुड़वा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्लोनिंग है इसके एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हेल्प करता है कि डिजीज़ को पढ़ने में और उसकी स्टडी करने में, ठीक है। हम नई जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ हैं, ऐसी स्पीसीज़ जो अब ख़त्म हो चुकी हैं उनको हम रिक्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा दूध मिल सकता है, ज़्यादा मिल्क मिल सकता है, और क्या हो सकता है कि स्टेम सेल्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ जी। 3 डिफरेंट टाइप की आर्टिफिशियल क्लोनिंग होती है। पहली है डीएनए क्लोनिंग, जहाँ पर डीएनए के फ्रैगमेंट को हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। सेकंड वन है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, यहाँ पर क्या है कि हम न्यूक्लियर मटेरियल को आइसोलेट करते हैं सोमेटिक सेल से, और उसके बाद में हम एग सेल में इसको डाल देते हैं। थर्ड वन इज़ थेराप्यूटिक क्लोनिंग, इसमें हम क्लोनिंग का जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की तरीके से ही है, जब तक कि एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बन जाए उसके बाद में इसको हम लैब में अगर ग्रो करें तो हम इसको थेराप्यूटिक क्लोनिंग कहते हैं, और अगर फीमेल की बॉडी में ही ग्रो हो रहा है एम्ब्रियो तो उसको हम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। अच्छा मैम, ये डेटा सेंटर क्या है और ये क्यों न्यूज़ में है, बताओ तो ज़रा। चलो हम जानते हैं। तो अभी हुआ ये है कि जो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है इसको हमने इनॉग्रेट किया है हरियाणा के फरीदाबाद में। काफ़ी अच्छी बात है, हमने तरक्की की है, राइट, बजाओ तालियाँ। अच्छा, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर क्या है, ये हमने कहाँ पर इनॉग्रेट किया, ये तो जान लिया, बट ये है क्या ये तो बता दो। चलो जान लेते हैं। तो ये पहला नेशनल रिपॉजिटरी है लाइफ साइंस के डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, लाइफ साइंस का डेटा क्या होता है? जैसे कि हमारा डीएनए हो गया, हमारे जीन्स हो गए, इनको कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर किया जाएगा? यहाँ पर। ये क्या है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। और बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस के मुताबिक जो पिछले साल इसको रिलीज़ किया गया था, इन्होंने कहा था कि आईबीडीसी है जो ये, ठीक है, इसको मैंडेट किया गया है कि ये सारे के सारे लाइफ साइंस डेटा जो है जो पब्लिकली फंड रिसर्च की द्वारा जनरेट किए गए हैं उसको भी ये आर्काइव करेगा, ठीक है, उसको स्टोर करके रखेगा। अच्छा, इसके अगर हम डेटा सेंटर की बात करें कुछ, तो क्या है कि ये वेब बेस्ड टूल्स को बनाएगा। क्या करेगा? ये वेब बेस्ड टूल्स को ये बनाएगा, ठीक है, जिससे कि डाटा शेयरिंग की जा सके, क्वालिटी कंट्रोल करेगा, क्यूरेशन करेगा डेटा का बैकअप रखेगा, ठीक है, आईटी प्लेटफॉर्म देगा कि बायोलॉजिकल डेटा को हम अचीव कर सकें, और डेवलपमेंट करेगा एसओपीज़ का कि किस तरीके से हमें स्टोर करना है और शेयर करना है डेटा को, ठीक है। साथ ही साथ में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा बिग डेटा कंपनीज़ को कि हम उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे।
अच्छा, ये इस्टेब्लिश हुआ है कहाँ पर? फरीदाबाद में, हमें पता ही है। स्टोर क्या करेगा? तो ये जो है कहाँ पर स्टोर होगा भाई? ये किसी घर में थोड़ा ना स्टोर हो जाएगा, ये बनाई जो बिल्डिंग बनाई है उसमें थोड़ा ना स्टोर होगा। तो इसमें एक सुपर कंप्यूटर लगा है ब्रह्म, ठीक है। ब्रह्म जो सुपर कंप्यूटर लगा है उसमें ये सब डेटा स्टोर होगा, आपको याद रखना है। सपोर्ट मिला है इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। डेटा शेयरिंग की अगर हम बात करें तो ये फेयर डेटा प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, जिसको प्रपोज किया गया था साइंटिस्ट के कंजोर्टियम के द्वारा कि कैसे हम डिजिटल एसेट्स का रीयूजेबल कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में इसमें जो आपका इंसाकॉग है इसका भी जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, उसको भी स्टोर करके रखा जाएगा। अच्छा, ये जो IBDC है इसके अंडर अभी 2 सेक्शंस हैं जिनको डेवलप किया गया है। पहला है इंडियन न्यूक्लियोटाइड डेटा आर्काइव, दूसरा इंडियन न्यूक्लियोटाइड डेटा आर्काइव कंट्रोल्ड एक्सेस, जो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर तो जो डेटा है आर्काइव है, जो सिंपल आर्काइव है, यहाँ पर जो डेटा है वो हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, पब्लिक को भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपका कंट्रोल एक्सेस है ये पब्लिकली अप्लीकेबल नहीं है, आपका अवेलेबल नहीं है पब्लिकली, ये कुछ लोगों को ही जो है अवेलेबल है, ठीक है। इसीलिए इसको हम कंट्रोल एक्सेस बोलते हैं। बायोटेक प्राइड जो है ये क्या है? ये कौन सी गाइडलाइंस थी? इसको बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ने ही रिलीज़ किया है। ये गाइडलाइंस जो ये इनेबल करती हैं कैसे आप इंफॉर्मेशन जो है इसको एक्सचेंज करेंगे कंट्री में रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। ये गाइडलाइंस जो है जितने भी बायोलॉजिकल डेटा है उन सब पर एप्लीकेबल है। अब हमें कुछ टर्म को जानना चाहिए, जैसे कि बायोलॉजिकल डेटा। तो बायोलॉजिकल डेटा क्या है? वो सारी इन्फॉर्मेशन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, चाहे वो उसके जीन्स की बात हो, उसके न्यूक्लिक एसिड की बात हो, उसके प्रोटीन सीक्वेंस की बात हो, कुछ भी बात हो जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड है, उसकी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, तो वही बायोलॉजिकल डेटा भी होता है। अच्छा, अब ये जो IBDC बनाकर खड़ा कर दिया है हमने, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहली बात कि ये हेल्प करेगा कि जो मॉडर्न रिसर्च है वो हो सके, ठीक है। ये बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करेगा तो मॉडर्न लेवल पर रिसर्च हो सकती है। डेटा को सिक्योर करेगा, डेटा को अवेलेबल कराएगा हर किसी के लिए। जूनोटिक डिजीज़ की स्टडी करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि कैसे ये मल्टी ड्रग और रेजिस्टेंट TB जो है ये फैल रही है तो उसको कैसे रोकेंगे, इसके लिए देखेगा। साथ ही साथ में ये क्या करेगा, जो बहुत सारी थेरेपीज़ है, बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, उसको बनाने में भी हेल्प करेगा। कुछ रिश्तेदार भी इनके आ गए हैं तो देख लेते हैं। इनके रिश्तेदार हैं जो कह रहे हैं कि जो जीन बैंक प्रोजेक्ट है उसको अप्रूवल मिल गया है। किसने दिया है? महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र की सरकार ने जीन बैंक प्रोजेक्ट जो है उसको अप्रूवल दे दिया है। ये एक बायो रिपोजिटरी की तरह काम करेगा जो कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनको प्रिजर्व करेगा। नेशनल लेवल पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश की गई हैं, जैसे कि नेशनल जीन बैंक है जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट पूसा में ये लोकेटेड है। ये दुनिया भर का सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जीन बैंक है। फिर है नेशनल एनिमल जीन बैंक जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल करनाल में लोकेटेड है। फिर है इंडियन सीड वॉल्ट जो कि चांगला में है, दैट इज सिचुएटेड इन लद्दाख। फिर देखते हैं कि और कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि अभी चर्चा में है। तो सबसे पहले देखते हैं बायोरैप। ये क्या है? बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल, ठीक है। ये इसको डेवलप किया है किसने? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। भाई क्यों डेवलप कर डाला, क्यों इतनी मेहनत की, बताओ तो ज़रा। तो ये इसलिए डेवलप किया गया है जिससे कि जो भी आपके रिसर्च प्रपोजल आते हैं कि हमको ये रिसर्च करनी है, हम इतना रिसर्च करना चाहते हैं, इसके लिए आपको कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने होंगे। वो सारे अप्रूवल्स लेने के लिए पहले आपको दर दर भटकना पड़ता था, कभी किसी ऑफिस जाना पड़ता था, कभी किसी। अब नहीं जाना है, अब सिंगल वेबसाइट पर जाओ और अप्रूवल पाओ, ठीक है। इसलिए ये बनाया गया है बायोरैप। बायोरैप है ये प्रोवाइड करता है सिंगल रूट कि आप जो है डायरेक्टली रेगुलेटरी एजेंसी से क्या कर सकते हैं, अप्रूवल ले सकते हैं, जो भी आपको अप्रूवल चाहिए है। बायोरैप ID को बनाया जाएगा इस पोर्टल पर, जो कि अलग अलग पोर्टल्स को लिंक करेगी, अलग अलग रेगुलेटरी की एजेंसीज के पोर्टल को यहाँ पर लिंक कर दिया जाएगा। और जो ऐसी रिसर्च है जो यहाँ से रेगुलेटरी अप्रूवल लेने के बाद में की गई है उसको क्रेडिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी और ये क्या करेगा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ करेगा बहुत सारे आपकी एजेंसीज़ का जो कि बायोलॉजिकल रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है वो है मॉलिक्यूलर मोटर। भाई ये क्या है?
ये कौन सा मोटर है? क्या ये वो मोटर है जो मॉलिक्यूल से चलेगा, या फिर ऐसा मोटर तो नहीं है जिससे मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे बहुत सारे? देखते हैं क्या है ये। तो साइंटिस्ट ने अभी मॉलिकुलर स्केल मोटर को बनाया है डीएनए ओरिगामी मेथड का यूज़ करते हुए। ठीक है, ये मेथड क्या है? इसमें डीएनए को फोल्ड किया जाता है जिससे कि 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स को नैनो स्केल पर बनाया जा सके। मॉलिकुलर मोटर्स जो हैं ये प्रोटीन के कुछ क्लास हैं जो कि इंट्रासेलुलर मूवमेंट को ड्राइव करते हैं, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बना दे रहे हैं जिससे हम कोई भी मैकेनिकल काम कर पा रहे हैं। अगर हम इन मोटर्स के रोल की बात करें हमारे बॉडी में, तो जैसे मसल जो है उसका हम कॉन्ट्रैक्शन हम देखते हैं, माइटोसिस होता है, ये सारे काम कैसे हो रहे हैं? इसी मॉलिकुलर मोटर की हेल्प से हो रहे हैं। और दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें आज इतना पढ़ दिया बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी बायोटेक्नोलॉजी कर ही सकते हैं, राइट? साइंटिस्ट वाली फीलिंग आने ही लगी है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको करना क्या है? आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि जो आने वाले पार्ट्स आपको मिले PT 365 के, उसका वेट आपको ना करना पड़े। आपको करना क्या है? जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो आते ही, और आप उसको देखकर खुद को और स्मार्ट बना पाएंगे।